सोचो कि क्या होगा जब एक ज़ॉम्बी वायरस दुनिया की 99% आबादी को खत्म कर दे और दुनिया के 1% लोगों के लिए जीवन भर का लॉकडाउन लग जाए, जिस दौरान अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें अलग अलग मिलिट्री ग्रुप के साथ रहना पड़े और दुनिया भर में मौजूद बड़े से बड़े शहर भी पूरी तरह से वीरान हो जाएं। खैर, अभी उन्हीं में से एक मिलिट्री ग्रुप फेडरा का कमांडिंग ऑफिसर आइजैक अपनी टीम के साथ एक नए ग्रुप WLF के लीडर हेनरॉन से मिलने के लिए आया होता है। लेकिन हेनरॉन से हाथ मिलाने के तुरंत बाद ही वो अपने साथ आए बाकी सारे ऑफिसर्स को बॉम्ब से उड़ा देता है और खुद अब WLF ग्रुप का कमांडिंग ऑफिसर बन जाता है। उसके साथ में बार्टन नाम का एक और बंदा मौजूद था, जो कि अभी तक तो गाड़ी में बैठे बैठे काफी ज्यादा मजाक कर रहा था, पर आइजैक के इस रूप को देखने के बाद तो उसकी सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गुल हो जाती है। और क्योंकि उसे भी अपनी जान बचानी थी, इसीलिए उसने भी चुपचाप WLF ग्रुप को ही ज्वाइन कर लिया था और अब से वो लोग सिएटल में ही रहने वाले थे। अब वैसे ये इस सीरीज के सेकंड सीजन का सेकंड पार्ट है और इसके फर्स्ट सीजन और साथ ही इसके फर्स्ट पार्ट को मैं पहले ही एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, प्रेजेंट टाइम पर डीना और एली अपने लिए कुछ दवाइयाँ इकट्ठी करने के लिए वेस्टर्न मेडिकल स्टोर नाम की एक जगह पर चले गए थे, जहाँ पर जाने के बाद डीना बहुत ज्यादा ध्यान से कुछ ढूंढ रही थी। तो वो एली को कोई बहाना बनाकर बाहर भेज देती है और खुद वो थोड़ी देर बाद बाहर आती है। और फिर आगे बढ़ते हुए वो लोग सिएटल शहर में काफी सारे मार्क्स को भी देखते हैं, जो कि उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं देखे थे। तो पास में मौजूद एक टैंक को देखकर एली काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन उसके गेट को खोलने पर उसके अंदर सिर्फ 3 जले हुए सोल्जर की लाशें पड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर एली तुरंत ही उसको अपोलो 1 के एक मिशन से कंपेयर करती है, जिसमें भी तीनों एस्ट्रोनॉट मिशन के पूरा होने से पहले ही स्पेसशिप में ही जलकर मारे गए थे। अब वैसे गेम में एली को स्पेस की चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और इस सीन में सीरीज के डायरेक्टर ने यही दिखाने की कोशिश करी है। खैर, तभी उन लोगों को पास में WLF का एक टावर दिखाई देता है, जिसमें काफी सारे WLF के सोल्जर हो सकते थे, पर उन लोगों को तो एबी और उसके साथियों को ढूंढने के लिए जाना ही था, इसीलिए वो उस टावर में रात में जाने का डिसाइड करते हैं। और अब अभी के लिए वो लोग पास के एक म्यूजिक स्टोर में चले गए थे, जहाँ पर एली को एक गिटार भी मिलता है, जिसको लेकर वो टेक ऑन मी नाम का एक गाना गाने लगती है। अब जिन लोगों ने वैसे इस सीरीज की गेम को खेला होगा, उन्हें इस गाने की वैल्यू के बारे में अच्छे से पता होगा। खैर, डीना को एली का गाना सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अब तो एली के लिए उसका प्यार और गहरा हो चुका था। वहीं आइजैक ने अभी सिएटल में ही मैल्कम नाम के एक सेराफाइट को पकड़ा हुआ होता है, जिसको टॉर्चर करते हुए वो उससे जानने की कोशिश कर रहा था कि सेराफाइट्स का ग्रुप अगला हमला कहां पर करने वाला है। लेकिन सारे सेराफाइट एक सोल्जर की तरह अपने ग्रुप के लिए काफी ज्यादा ईमानदार होते थे और मैल्कम भी अभी अपने दुश्मन के सामने मुंह खोलकर अपने ग्रुप वालों को धोखा नहीं देना चाहता था। इससे आइजैक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मैल्कम को वहीं पर शूट करके जान से मार देता है। वहीं पर बार्टन भी मौजूद होता है, जिसका रवैया भी अब पूरी तरह से चेंज हो चुका था। दूसरी तरफ रात होते ही डीना और एली उस टावर में जाने लगते हैं और वो पीछे वाले रास्ते की एक विंडो से जैसे तैसे उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल भी हो गए थे। लेकिन वहाँ का नजारा देखने के बाद तो उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सेराफाइट के लोगों ने टावर के अंदर आकर वहाँ के सारे मेंबर को जान से मारकर वहीं पर लटका दिया था। और ऐसा उन्होंने सिर्फ उन लोगों का बदला लेने के लिए करा था जिनको WLF के सोल्जर ने जंगल में मारा था। तभी वहाँ पर अचानक से WLF के और ज्यादा सोल्जर आ जाते हैं, जिनसे शुरुआत में डीना और एली तो छुपने की कोशिश कर रहे थे, पर बाद में अपनी जान बचाने के लिए उन्हें 2 सोल्जर को जान से मारना पड़ता है। पर इससे उनके पीछे और भी काफी सारे WLF के सोल्जर लग गए थे और तब वो अपनी जान बचाने के लिए पास में मौजूद एक टनल में चले जाते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद भी उनका पीछा नहीं छूटा था, क्योंकि उस टनल के अंदर काफी सारे इन्फेक्टेड मौजूद थे, जो कि अब उन लोगों के पीछे लग चुके थे। डीना और एली तब जैसे तैसे वहां से भागकर निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी अचानक से कुछ इन्फेक्टेड उनके पास आ जाते हैं, जिनमें से एक डीना को काटने वाला था। पर तब तक एली ने अपना हाथ आगे कर दिया था और उस इन्फेक्टेड ने एली के हाथ पर काट लिया था। पर अभी के लिए उसको जान से मारने के बाद एली जैसे तैसे डीना को लेकर पास के एक थिएटर में जाती है और वहां पर जाने के बाद वो डीना को संभालने लगती है। लेकिन डीना ने तो अपनी गन निकालकर तुरंत ही एली के ऊपर गन पॉइंट कर दिया था, क्योंकि अभी भी उसको एली के उस वायरस से इम्यून होने के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और उसे लग रहा था कि थोड़ी ही देर में एली भी एक इन्फेक्टेड बन जाएगी। डीना उस समय पर रो भी रही थी, क्योंकि इस सब का दोषी वो खुद को मानती है, पर एली तब उसको जैसे तैसे शांत करवाते हुए अपने इम्यून होने के बारे में बताती है और साथ ही उसे अपने पहले वाले बाइट मार्क्स भी दिखाती है। शुरू में तो डीना को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, इसीलिए एली ने डीना के सामने एक शर्त रख दी थी कि डीना पूरी रात उसके ऊपर गन तान कर रख सकती है, जिससे अगर एली रात में बदलना चालू करती तो डीना उसको तुरंत शूट करके खत्म कर सकती थी। डीना तब इस पर मान गई थी और एली तो वहाँ पर एकदम मस्त होकर सो जाती है।
फिर रात में जब एली की आंख खुलती है तो वो देखती है कि डीना ने डर के मारे अभी भी उसके ऊपर गन पॉइंट कर रखा था, पर क्योंकि अब तक काफी समय बीत चुका था और एली इन्फेक्ट नहीं हुई थी, इसीलिए फाइनली डीना को भी उसकी बात पर भरोसा हो जाता है और वो एली के सामने अपने भी एक सीक्रेट को रिवील करती है। असल में डीना जेसी के बच्चे की मां बनने वाली थी और वेस्टर्न मेडिकल स्टोर से भी उसने एली को बहाना बनाकर बाहर इसी वजह से भेजा था क्योंकि वहां पर वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी। उसने काफी बार टेस्ट करा था और हर बार उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया था। ये जानकर तो एली के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं क्योंकि इस हालत में इस मिशन पर आना डीना के लिए काफी ज्यादा खतरनाक था और अब एली को डीना की काफी ज्यादा टेंशन होने लग गई थी। पर दोनों ही अभी अपने इमोशनल हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और वहीं पर पड़े पड़े सो जाते हैं। खैर अब सुबह होने पर उन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि उस बच्चे के पैदा होने के बाद वो दोनों ही मिलकर उस बच्चे को पालेंगे और एक दूसरे का साथ भी कभी नहीं छोड़ेंगे। और पिछली रात जब वो लोग WLF के टावर में गए थे तो वहाँ पर से वो एक मरे हुए WLF सोल्जर का वॉकी टॉकी भी ले आए थे और क्योंकि WLF सोल्जर का वहाँ पर सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ सेराफाइट ग्रुप ही मौजूद था, इसीलिए WLF वाले बिना किसी डर के हर एक टेक्नोलॉजी का यूज करा करते थे और अभी भी वो अपनी लोकेशन के बारे में वॉकी टॉकी पर एक दूसरे को बता रहे होते हैं। अभी के लिए उन लोगों में नोरा भी मौजूद थी जो कि अभी के साथ जूल को मारने के लिए जैक्सन तक आई थी। वो सिएटल में मौजूद लेक हिल के पास के किसी हॉस्पिटल में होती है और क्योंकि नोरा को एबी की लोकेशन के बारे में पता हो सकता था, इसीलिए तुरंत ही तब एली और डीना लेक हिल की तरफ जाने का डिसाइड करती हैं। लेकिन लेक हिल में अभी सेराफाइट और WLF वालों की एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रही थी और उसको देखकर एक बार को एली डीना को वहीं पर रुकने को कहती है, मगर डीना अब एली का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो एली से साथ चलने की जिद करती है और ना चाहते हुए भी एली को डीना को अपने साथ लेकर जाने के लिए मानना पड़ता है। अब उन लोगों ने एक प्लान बना लिया था जिसके अकॉर्डिंग वो हॉस्पिटल में डायरेक्ट ना जाकर उसके पास वाली एक बिल्डिंग में जाने वाले थे क्योंकि वहाँ पर WLF का एक भी सोल्जर मौजूद नहीं था और एक बार अगर वो लोग उस बिल्डिंग तक पहुँच जाते तो बाद में तो वो बहुत आराम से नोरा के पास पहुँच सकते थे। खैर रास्ते में जाते हुए उन लोगों को काफी जगह पर सेराफाइट की डेड बॉडीज दिखाई देती हैं जिनको WLF सोल्जर ने भी बहुत ब्रूटली जान से मारा हुआ था। उन्हें देखने के बाद एली वापस से डीना के लिए डरने लग गई थी, लेकिन डीना के हिसाब से वो एली के बदले को किसी भी हालत में पूरा करवाना चाहती है क्योंकि बचपन में एक समय पर कुछ लोगों ने उसके मम्मी पापा को भी जान से मार दिया था। पर उस समय पर अपने मम्मी पापा से छुपकर डीना एक गन लेकर बाहर गई थी। थोड़ी ही देर में जब वो वापस आई तो उसने अपने मम्मी पापा की लाशों के पास उन लोगों को देखा और गुस्से में उसने उन लोगों को वहीं पर शूट करके जान से मार दिया। लेकिन अगर उस समय पर वो अपने माँ बाप के कातिल को नहीं मार पाती तो आज वो भी एली की तरह बदला लेने के लिए परेशान हो रही होती और इसीलिए कहीं ना कहीं डीना इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही थी कि एली अभी किस सिचुएशन से गुजर रही है। खैर अब वो दोनों इसी तरह से बातें करते हुए उस हॉस्पिटल के पास वाली बिल्डिंग में जैसे तैसे पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर जाते ही उनका सामना एक स्टॉकर से हो जाता है। उसे देखते ही एली ने तब उसको जान से मार तो दिया था, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आता है कि असल में इस जगह पर WLF का कोई भी सोल्जर इसी वजह से नहीं आया होता क्योंकि यहाँ पर काफी सारे स्टॉकर्स मौजूद थे। अब इतने सारे स्टॉकर के बीच में डीना का सरवाइव कर पाना तो काफी ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए एली तब डीना को पास के एक केज में जाने को कहती है और अकेले ही उन सभी इन्फेक्टेड का सामना करने लगती है। लेकिन वो सारे इन्फेक्टेड तादाद में काफी ज्यादा थे और उनके अंदर भी सोचने समझने की एबिलिटीज आने लग गई थी, इसीलिए तब उनमें से आधे डीना की तरफ जाने लगते हैं और आधे एली से मुकाबला करने लगते हैं। एली ने तब काफी इन्फेक्टेड को जान से मार तो दिया था, पर एक समय पर वो सारे इन्फेक्टेड एली के ऊपर भारी पड़ने लग गए थे और वो एली को भी बस जान से मारने ही वाले थे। पर तभी वहाँ पर अचानक से जूल जैसा एक आदमी आ जाता है जिसने एक एक करके उन सभी इन्फेक्टेड को जान से मार दिया था और वो आदमी असल में कोई और नहीं बल्कि खुद जेसी था। जेसी तब उन लोगों की जान को जैसे तैसे बचाता है और बाद में वो डीना और एली को लेकर उस बिल्डिंग के बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर निकलते ही उन लोगों के साथ आसमान से गिरकर खजूर पर अटकने वाला सीन हो गया था क्योंकि बाहर उनको कुछ WLF के सोल्जर देखकर उनका पीछा करना चालू कर देते हैं। तब वो लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर पास के एक पार्क में भाग गए थे जहाँ पर जाते ही उन WLF सोल्जर ने उनका पीछा करना बंद कर दिया था। वो पार्क असल में सेराफाइट का एक बहुत ही बड़ा अड्डा था जहाँ पर काफी सारे सेराफाइट मौजूद थे। अभी वो सेराफाइट एक WLF मेंबर को बुरी तरह से सैक्रिफाइस करके खत्म कर देते हैं, जो देखने के बाद तो एली, जेसी और डीना के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। तब जेसी उन्हें बहुत आराम से बताता है कि उसके साथ असल में टॉमी भी आया था क्योंकि वो लोग डीना और एली को किसी भी हाल में वहां से वापस लेकर जाना चाहते हैं।
पर अभी उनके इतनी धीरे बात करने के बावजूद भी सेराफाइट को उन लोगों के बारे में पता चल गया था और उन्होंने एक तीर की मदद से डीना के पैर को जख्मी भी कर दिया था। ये देखकर एली तब जैसी से डीना को टॉमी के पास लेकर जाने को कहती है और अभी वो खुद सेराफाइट का ध्यान भटकाते हुए उन्हें अपने पीछे लेकर जाने वाली थी। अब क्योंकि जेसी के पास कोई और रास्ता नहीं था और एली की बात को ना मानने से वो तीनों ही मारे जा सकते थे, इसीलिए मजबूरन जेसी को एली की बात को मानना पड़ता है। एली तब सभी सेराफाइट के सामने से भागकर उनको अपने पीछे लगाती है और उन लोगों के वहां से निकलने के बाद जेसी सेफली डीना को लेकर अपने साथ थिएटर की तरफ जाने लगता है। वहीं सेराफाइट के पास क्योंकि गन नहीं होती थी, इसीलिए एली के पास एक प्लस पॉइंट था और तब वो अपनी जान बचाने के लिए एक टूटी हुई दीवार के बीच में से होती हुई उसी हॉस्पिटल में घुस जाती है जहाँ पर नोरा मौजूद थी। नोरा उस समय पर घायल WLF सोल्जर्स का ध्यान रख रही थी, पर तब तक एली हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है और नोरा के दिखाई देते ही वो तुरंत ही नोरा को गन पॉइंट पर ले लेती है। एली उस समय पर नोरा से एबी की लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, पर नोरा की तो अभी एली को देखने के बाद पैंट गीली हो चुकी थी। वो अपनी जान बचाने के लिए एली के ऊपर अभी एक केमिकल फेंकती है और वहाँ से भागते हुए हॉस्पिटल के एक प्रोहिबिटेड एरिया में चली जाती है। वो प्रोहिबिटेड एरिया B2 फ्लोर था और उस एरिया में जाना बिल्कुल मना था, क्योंकि असल में वहाँ पर कॉर्टिसेप्स वायरस का और भी इवॉल्व वर्जन होता है जो कि वहाँ की हवा में ही मौजूद था। मगर इसके बारे में नॉर्मल सोल्जर्स को पता नहीं होता, क्योंकि असल में कुछ समय पहले इस वायरस के बारे में हॉस्पिटल में काम करने वाली एक डॉक्टर को उसके बेटे की वजह से पता चला था और उस समय पर अपनी एक टीम के साथ वो B2 फ्लोर पर काफी सारे इन्फेक्टेड को मारने गया था। पर वहाँ पर वायरस हवा में होने की वजह से वो और उसकी टीम वाले वहाँ पर इन्फेक्टेड हो गए और क्योंकि हॉस्पिटल में काफी सारे रिसोर्सेज होने की वजह से हॉस्पिटल को बंद नहीं करा जा सकता था, इसीलिए उसने अपनी माँ से बोलकर B2 फ्लोर को हमेशा हमेशा के लिए सील करवा दिया। इस बारे में उस डॉक्टर के अलावा सिर्फ WLF के लीडर हैनरॉन को पता था और उसने भी इस बारे में सिर्फ अपने कुछ ट्रस्टेड बंदों को ही बताया था। खैर प्रेजेंट टाइम पर एली नोरा का पीछा करते हुए B2 फ्लोर पर पहुंच जाती है, जहां जाते ही उसको एहसास हो गया था कि वहां की हवा में कॉर्टिसेप्स वायरस मौजूद है। वहाँ पर उस डॉक्टर का बेटा और उसके साथी आज भी मौजूद थे, जो कि वहाँ की दीवार से अजीब तरह से चिपक चुके थे। पर अभी एली उन लोगों को भी इग्नोर करती है और क्योंकि वो खुद उस वायरस से इम्यून थी, इसीलिए नीचे जाकर भी वो अपने मिशन पर पूरी तरह से फोकस करते हुए नोरा को ढूंढने लगती है। एली ने तब थोड़ी ही देर में नोरा को ढूंढ तो लिया था, पर नोरा खुद भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी थी। नोरा तो तब एली को पूरी तरह से नॉर्मल देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक होती है और अब जाकर उसे इस बात पर भरोसा हो गया था कि जूल ने उस समय पर सिर्फ एक इम्यून लड़के की जान बचाने के लिए पूरे फायरफ्लाई ग्रुप को खत्म कर दिया था। और तब जाकर नोरा एली को जूल की उस समय की पूरी हकीकत के बारे में बताती है कि किस तरह से जूल ने सिर्फ एली की जान बचाने के लिए पूरे फायरफ्लाई ग्रुप से अकेले पंगे ले लिए और बाद में पूरे के पूरे फायरफ्लाई ग्रुप को ही खत्म कर दिया और उसी ग्रुप में एबी के पिता भी शामिल थे। अब एली के हिसाब से उसको ये सारी बातें पहले से ही पता होती हैं और अभी वो नोरा से एबी की लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन नोरा अभी किसी भी हालत में उसको एबी की लोकेशन के बारे में नहीं बताने वाली थी। इसीलिए गुस्से में तब एली पास में पड़े एक आयरन रॉड को उठाकर नोरा को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करने लगती है और वो बिल्कुल नोरा को उसी तरह से टॉर्चर कर रही थी जैसे कि एबी ने जूल को करा था। तब नोरा की चीखों से तो पूरा हॉस्पिटल गूंज उठता है, पर उसके बावजूद एली नोरा को तब तक लगातार मारती रहती है जब तक कि नोरा की मौत नहीं हो जाती। पर नोरा की मौत के बाद एली को अब जूल की काफी ज्यादा याद आने लग गई थी और जूल सच में एली से काफी ज्यादा प्यार करता था। जैक्सन में शिफ्ट होने के बाद भी वो रोज एली को सुबह सुबह आकर उठाता था, क्योंकि बचपन में जूल के पिता ने उसको एक बात सिखाई थी कि उसको अपनी लाइफ में उनसे बेहतर फादर बनना है। असल में जूल जब छोटा था तो उस समय पर वो अपने पिता से टॉमी की हर गलती को छुपाया करता था ताकि उसके पिता टॉमी की पिटाई ना करें। हालांकि उसके पिता को सारी बातें पता होती थी, पर उसके बावजूद भी वो जूल की वजह से टॉमी को छोड़ दिया करते थे। पर एक दिन जब टॉमी ने काफी बड़ी गलती करी तो उस समय पर जूल के पिता ने जूल को समझाया कि असल में जब वो छोटे थे तो उस समय पर उनके पिता यानी जूल के दादाजी काफी ज्यादा अब्यूजिव थे। वो छोटी छोटी सी बातों पर जूल के पिता को बहुत बुरी तरह से मारा करते थे और यहाँ तक कि उन्होंने एक बार उसका जबड़ा तक तोड़ दिया था। इसीलिए जूल के पिता ने एक अच्छा फादर बनने का डिसाइड करा था और वो जूल और टॉमी को सिर्फ उनकी गलतियों पर मारा करते थे। और तब जाकर ही उन्होंने जूल से ये चीज एक्सपेक्ट करी थी कि आगे चलकर जूल उनसे भी अच्छा पिता बनेगा। और क्योंकि जूल सारा की मौत की वजह से अपने पिता होने का फर्ज पूरी तरह से नहीं निभा पाया था, इसीलिए वो एली के लिए एक बहुत ही अच्छा पिता बनने की हर मुमकिन कोशिश करता था। उसने एली के बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए एक बहुत ही सुंदर गिटार अपने हाथों से बनाया होता है, जिस पर वो एली के पसंद के मौत के निशान को भी बनाता है।
अब एक दिन एली काम करते समय जल गई थी, जिस कारण से जूल टॉमी के ऊपर ही काफी ज्यादा गुस्सा होने लगा था। पर ये सब एली ने असल में जानबूझकर करा था ताकि वो अपने हाथ के बाइट मार्क को छुपा सके और आगे चलकर उसको लोगों के सामने हाफ टी शर्ट पहनने में भी कोई भी दिक्कत ना आए। अब जूल वैसे इस बात को समझ गया था, इसीलिए तब वो एली को हक कर उसको संभालने लगता है। फिर इसके अगले दिन वो एली के बर्थडे के दौरान उससे केक कटवाता है और उसको गिफ्ट में अपने हाथ से बनाया हुआ वही गिटार देता है। एली तब उस गिटार को देखकर काफी ज्यादा खुश हुई थी और जूल तब उसके कहने पर एक गाना भी गाता है। ये सीन सच में काफी ज्यादा इमोशनल था और जिन लोगों ने प्रॉपर स्टोरी लाइन के साथ गेम खेली है उन लोगों की आंखों में तो इस सीन को देखने के बाद पक्का आंसू आ गए होंगे। खैर अब इसी तरह से एक साल और बीत जाता है और एली के अगले बर्थडे पर जूल उसको अपने साथ जैक्सन के बाहर घुमाने ले जाता है। एली को पेट्रोलिंग करने का काफी ज्यादा चस्का था, पर उसके लिए जूल अभी एली को प्रॉपर ट्रेनिंग लेने को कहता है और एली भी इस पर मान गई थी। वो जूल के साथ एक बहुत ही बड़े डायनासोर के स्टैचू के पास पहुंचती है, जिसको देखने के बाद एली काफी ज्यादा खुश होते हुए उस पर चढ़ गई थी और एली को इतना खुश देखकर जूल भी बहुत खुश हो जाता है। तभी एली को पास में एक म्यूजियम भी दिखाई देता है, जिसको असल में जूल ने एली के अगले बर्थडे के लिए छुपा कर रखा था। पर अभी जूल को एली को उस म्यूजियम में लेकर जाना पड़ता है और वहाँ पर जाते ही एली काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो म्यूजियम असल में स्पेस म्यूजियम था और एली को स्पेस की चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। वहाँ पर जाकर जूल उसे अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में बताता है और फिर काफी सारे स्पेस मिशंस के बारे में जानने के बाद एली असली स्पेसशिप में बैठने का मजा भी लेती है, क्योंकि उस म्यूजियम में एक असली स्पेसशिप का प्रोटोटाइप रखा हुआ था जो कि बिल्कुल असली स्पेसशिप जैसी फील देता था। अब इस साल तक तो एली जूल के साथ काफी ज्यादा खुश थी, पर अगले साल तक एली अपने लेस्बियन होने की वजह से अपने साथ लड़कियों को घर पर भी लेकर आने लगी थी। जूल थोड़ी पुरानी सोच का था, इसीलिए उसको ये सब सही नहीं लगता, क्योंकि वो एली को बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों की तरह पालना चाहता था। इवन अपने बर्थडे वाले दिन एली जिस लड़की को अपने घर में लेकर आई होती है उससे उसने एक टैटू भी बनवा लिया था, जिसको देखने के बाद जूल की एली से बहुत ज्यादा बहसबाजी भी हो जाती है। एली तब उसको काफी ज्यादा सुनाती है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहती थी और जूल का उसके ऊपर कोई भी हक नहीं था। अब जूल को ये बातें अच्छी तो नहीं लगती, पर अभी भी वो एली को कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि एली को खोने के डर से वो हर बार अपने गुस्से के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता था। पर एली जूल को उसको रोकने टोकने की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और जूल के गराज में ही रहने का डिसाइड करती है। जूल तब उसको रोकने की भी कोशिश करता है, पर जब एली नहीं मानती तो मजबूरन जूल अपने गराज को ही एली के रहने लायक बना देता है। अब एली का जब 19वां बर्थडे होता है तो गिफ्ट के तौर पर वो जूल से काफी सारे सवाल पूछना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी उसे इस बात का अंदाजा होता है कि आज से 4 साल पहले खुद जूल ने ही फायरफ्लाई ग्रुप को खत्म करा था, क्योंकि फायरफ्लाइज के सोल्जर सच में काफी ज्यादा थे और अगर कोई दूसरा ग्रुप आकर उनके ऊपर अटैक करता भी तब भी उन लोगों को लैब तक आने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता और एली बस इस बारे में जूल से कंफर्मेशन लेना चाहती थी। पर अभी के लिए जूल जैसे ही एली से मिलता है तब वो उसको अपने साथ फर्स्ट टाइम पेट्रोलिंग पर लेकर जाने लगता है। इससे एली तुरंत ही काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सवालों के बारे में तो वो अभी के लिए भूल ही चुकी थी। मगर एली के साथ घूमते हुए जूल को एडी और साथी यूर्गन के बारे में पता चलता है, जिनके ऊपर कुछ इन्फेक्टेड लोगों ने अचानक से हमला कर दिया था और जूल अभी उन दोनों की लोकेशन के सबसे ज्यादा नजदीक था। इसीलिए तब उस हमले के बारे में जानते ही जूल एली के साथ तुरंत ही हमले वाली लोकेशन पर चला जाता है, जहाँ पर इन्फेक्टेड अब तक एडी को जान से मार चुके थे। पर यूर्गन अभी जिंदा होता है, लेकिन उसको एक इन्फेक्टेड ने काट लिया था, इसीलिए जल्दी ही वो भी इन्फेक्टेड बनने वाला था। तब अपने रूल्स के अकॉर्डिंग तुरंत ही जूल उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है ताकि वो उसको जान से मार सके। लेकिन यूर्गन उस समय पर अपनी बीवी केल से लास्ट टाइम मिलना चाहता था और अभी उसको इन्फेक्टेड होने में 1 घंटे का टाइम लगता और इतना टाइम उसके लिए काफी था ताकि वो गेल से मिलकर उसको अपने मन की बात बता सके। शुरू में तो जूल उसके लिए नहीं मानता, पर बाद में जब एली यूर्गन की तरफ से जिद करती है तो मजबूरन जूल को ये बात माननी पड़ती है। तब उसने एली को यूर्गन के लिए घोड़े लाने को भेज दिया था, पर ये सब असल में जूल की एक चाल थी। वो किसी भी हालत में यूर्गन को गांव में लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि इससे बाकी सारे लोगों को भी खतरा होता। इसीलिए वो यूर्गन को गेल के बारे में मन में सोचने को बोलता है और तुरंत ही उसको शूट करके जान से मार देता है। एली भी तब तक वहाँ पर घोड़े को लेकर आ जाती है। जूल की इस हरकत की वजह से वो जूल से काफी ज्यादा नाराज हो गई थी, क्योंकि जूल हमेशा अपनी अपनी चलाता था। जूल तब इस बार भी अपने गुस्से के घूंट को पी जाता है और यूर्गन की डेड बॉडी को वो गेल के पास ले जाता है। उसने गेल से झूठ बोला था कि यूर्गन ने इन्फेक्टेड होने के बाद खुद की ही जान ले ली ताकि बाकी सारे लोग उसकी वजह से मुसीबत में ना पड़े। मगर एली उस समय पर काफी ज्यादा गुस्से में थी,
इसीलिए वो गेल को गुस्से में जूल की सारी सच्चाई के बारे में बता देती है, जिस वजह से गेल को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में जूल के एक बहुत जोर से चांटा मारने के बाद टॉमी के गले लगकर रोने लगती है। जूल को इससे काफी ज्यादा बुरा लगा था, पर एली ने उस समय के बाद से ही जूल के झूठे होने की वजह से उससे बात करना बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि उसके हिसाब से जूल काफी ज्यादा सेल्फिश था और बस अपने बारे में सोचता था। इवन फिर न्यू ईयर की पार्टी के दौरान भी जब जूल ने उसकी ही मदद करने की कोशिश करी तो एली ने भी उल्टा उसको सेथ को धक्का देने की वजह से सबके सामने सुना दिया, जिससे जूल को और भी काफी ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि पूरे गांव में सच में उसकी काफी ज्यादा इज्जत थी। तो उसके बावजूद भी वो चुपचाप वहां से घर की तरफ चला गया, जहां पर जाने के बाद भी उसने सिर्फ एली के बारे में सोचा और एली के टूटे हुए गिटार को पूरी तरह से सही करने के बाद वो घर के बाहर तब तक बैठा रहा जब तक कि एली घर पर नहीं आ गई। एली तब शुरू में वहां पर आने पर उससे कोई भी बात नहीं करती, पर फाइनली वो थोड़ी देर बाद जाकर उससे बात करती है और इस बार वो उससे बात करते हुए डायरेक्ट फायरफ्लाइज ग्रुप के बारे में पूछती है। जूल भी तब उसको इस बार फायरफ्लाई ग्रुप के बारे में बिल्कुल सच सच बता देता है कि उन लोगों ने असल में एली को जान से मारने का प्लान बनाया था और इसीलिए जूल ने उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो उनके ऑफिसर में से किसी एक को भी जिंदा छोड़ देता तो वो एली के पीछे बाद में जरूर आते। एली ये बात जानने के बाद काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि अगर उसकी जान देने से बाकी सबकी जान बचाई जा सकती थी तो वो अपनी जान खुशी खुशी दे देती। पर जूल के हिसाब से उसने एली की जान बचाकर कोई भी गलती नहीं करी होती और अगर उसे लाइफ में कभी दोबारा भी ऐसा मौका मिलता तब भी वो पहले की तरह बिल्कुल सेम कांड करता। और अब जाकर फाइनली एली को ये बात रियलाइज हो गई थी कि असल में जूल उससे काफी ज्यादा प्यार करता है। वो जूल की हरकत की वजह से उसको माफ तो नहीं कर सकती थी, लेकिन अब वो जूल के साथ नॉर्मली रहने वाली थी। इसीलिए उसी रात उन लोगों ने अगले दिन साथ में पेट्रोलिंग पर जाने का डिसाइड करा था, लेकिन एली के सोते रहने की वजह से जूल डीना को अपने साथ लेकर निकल जाता है और बाद में एबी की टीम आकर उसको जान से मार देती है। यही सारी चीजें याद करने के बाद एली पूरी तरह से दुखी हो गई थी, क्योंकि जूल ने उसको हमेशा काफी ज्यादा प्यार करा था, पर एली उस प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। और बाद में जब उसे जूल के प्यार के बारे में समझ आया तब एबी और उसकी टीम ने आकर जूल को उससे दूर कर दिया। प्रेजेंट टाइम में यही सारी चीजें सोचते हुए एली ने गुस्से में नोरा को खत्म कर दिया था और अब वो सीधा उस थिएटर की तरफ जाने लग गई थी जहां पर जेसी अपने साथ डीना को ले गया था। वहीं तीर लगने की वजह से डीना के पैर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए जेसी उसको जैसे तैसे संभालते हुए उससे दारू पीने को बोलता है ताकि उसका दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। पर प्रेग्नेंट होने की वजह से डीना इसके लिए साफ इनकार कर देती है, मगर अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में वो जेसी को भी कुछ भी नहीं बताती। जेसी ने तब डीना के पैर से उस तीर को जैसे तैसे निकाल तो दिया था, मगर अभी भी डीना काफी ज्यादा दर्द में थी। अब तक एली भी वहां पर आ गई थी, जो कि तुरंत ही डीना के पास आकर उससे बातें करने लगती है। और अभी के टाइम पर एली ने डीना को ये बात भी बता दी थी कि पहले के टाइम पर एली की जान बचाने के लिए जूल ने पूरे फायरफ्लाई ग्रुप को खत्म कर दिया था, जिसमें एबी के पिता भी शामिल थे। इसी वजह से एबी ने बदला लेने के लिए गुस्से में आकर जूल को जान से मारा। इसीलिए एली शायद अभी काफी ज्यादा गलत कर रही थी, क्योंकि एबी ने भी अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए ही जूल की जान ली थी। डीना को पहले के टाइम पर एली ने ये बात नहीं बताई थी, पर अभी डीना ये बात जानकर काफी ज्यादा दुखी होती है और एली से वापस जैक्सन सिटी में चलने को बोलती है। सुबह एली की आंख खुलने पर जब उसने जेसी से बात करने की कोशिश करी तो जेसी उससे बिल्कुल भी सही से बात नहीं करता, क्योंकि किसी बात की वजह से वो एली से काफी ज्यादा चिढ़ा पड़ा था। टॉमी अब तक खुद भी थिएटर से कहीं पर जा चुका होता है, इसीलिए जेसी और एली उसको ढूंढने के लिए जाने वाले थे और तब जाने से पहले डीना एली को अपनी तरफ से गुड लक चार्म देती है। एली और जेसी भी तब उसको वहां पर छुप कर रहने को बोलते हैं और तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। तब रास्ते में जेसी से बात करके एली को ये बात समझ आती है कि असल में जेसी को डीना के प्रेग्नेंट होने के बारे में समझ आ गया था और वो ये बात भी जानता था कि डीना के बच्चे का पिता वो खुद है, पर डीना ने क्योंकि उसको ये बात नहीं बताई थी और एली खुद भी उसको ये बात नहीं बताने वाली थी, इसी वजह से जेसी काफी ज्यादा गुस्से में था और थोड़ा थोड़ा उसको इस बात से भी फर्क पड़ रहा था कि डीना अब एली को प्यार करती थी, ना कि जेसी को। एली तब जेसी को थोड़ा सा वेट करने को बोलती है, क्योंकि हो सकता था कि शायद जैक्सन में वापस लौटने के बाद डीना उसको सारी सच्चाई बता दे। जेसी भी तब इस पर मान जाता है और वो लोग आगे बढ़ते हुए काफी सारे WLF सोल्जर को देखते हैं, जो कि एक सेराफाइट के बच्चे को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हुए अपने साथ लेकर जा रहे थे। अब वैसे तो एली उस बच्चे को बचाना चाहती थी, पर जेसी के हिसाब से वो बच्चा उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं था, इसीलिए जेसी एली को भी उस बच्चे की मदद करने से मना कर देता है।
दूसरी तरफ आइजैक अभी पार्क के पास बैठा हुआ होता है, जो कि किसी भी हालत में एबी को खुद भी ढूंढना चाहता था। असल में वो लोग जल्दी ही सेराफाइट के ग्रुप के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी जंग करने वाले थे और हो सकता था कि उस लड़ाई के दौरान आइजैक की भी मौत हो जाए। इसीलिए वो वहाँ से जाने से पहले एबी को वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर बनाना चाहता था, क्योंकि एबी सच में काफी ज्यादा काबिल थी। पर अभी के टाइम पर एबी किसी और ही काम में लगी हुई थी और उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। दूसरी तरफ जेसी और एली टॉमी को ढूंढते हुए एक लाइब्रेरी में आते हैं, पर वहाँ पर भी उनको टॉमी कहीं पर भी नहीं मिलता। तो वो दोनों थोड़ी देर बैठ के वहाँ पर बातें करने लगते हैं, पर तभी अचानक से उन्हें रेडियो से पता चलता है कि एक बहुत ही बेहतरीन स्नाइपर ने WLF के सोल्जर के ऊपर बहुत बुरी तरह से अटैक कर दिया था। एली और जेसी तो ये बात सुनकर तुरंत समझ गए थे कि ये स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि टॉमी है, इसीलिए वो तुरंत ही उस लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। पर जब वो लोग पास की एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर एली को एक निशान दिखाई देता है, जिसको देखकर उसको नोरा की कुछ बातें याद आती हैं और उसे समझ में आ जाता है कि नोरा ने असल में उसे मरने से पहले एबी की लोकेशन के बारे में हिंट दे दिया था। और क्योंकि अब एली के अंदर एबी से बदला लेने की भावना वापस से आ गई थी, इसीलिए वो उस तरफ जाना चाहती थी। मगर जेसी इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि अभी के लिए वो टॉमी को ढूंढना चाहता था। मगर एली के हिसाब से टॉमी का सामना एक बहुत ही बड़े सोल्जर के ग्रुप से हुआ था और ऐसे में उसका सरवाइव कर पाना वैसे भी नामुमकिन था। तो उन दोनों की इस बात पर काफी बुरी तरह से बहसबाजी हो जाती है और गुस्से में जेसी अकेले ही टॉमी को ढूंढने के लिए चला जाता है। एली ने भी तब सामने दिख रहे एक बहुत ही बड़े जायंट व्हील के पास जाने का प्लान बनाया था, पर उसके लिए उसको सामने मौजूद समंदर के थोड़े से हिस्से को बोट की मदद से पार करना पड़ेगा। इसीलिए एली अभी रात होने का वेट करती है और रात होते ही वो तुरंत ही पोर्ट की तरफ जाने लगती है। उसी समय पर आइजैक भी अपने काफी सारे सोल्जर के साथ बोट की मदद से ही सेराफाइट के आइलैंड की तरफ जाने के लिए निकला हुआ था, ताकि वहां पर जाकर वो सभी सेराफाइट्स को खत्म कर दे। मगर जाते जाते वो लोग एक बोट को पीछे ही छोड़ देते हैं और एली भी तब उसी बोट को लेकर पास के एक्वेरियम की तरफ जाने लगती है। मगर उस समय पर समंदर में काफी बुरी तरह से तूफान आ रहा था, जिससे एली की बोट का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है और वो खुद भी समंदर के पानी के साथ बहते हुए सेराफाइट के आइलैंड तक पहुंच जाती है। मगर उसके वहां पर जाते ही 2 सेराफाइट ने उसको पकड़ लिया और वो अपनी तीसरी सेराफाइट साथी के साथ उसको मिलकर सैक्रिफाइस करने वाले थे। लेकिन उनके ऐसा करने से पहले ही वहां पर वॉर का सायरन बजना चालू हो जाता है, जिस कारण से वो लोग एली को जिंदा छोड़कर ही वहां से भाग जाते हैं। इसके तुरंत बाद ही सेराफाइट के आइलैंड के ऊपर काफी बड़े बड़े धमाके होना चालू हो जाते हैं और चारों तरफ से गोलियां चलने की आवाज आने लगती हैं। तब एली वहां से मौका मिलते ही तुरंत ही अपनी बोट में जाकर बैठती है और वापस से उस एक्वेरियम की तरफ जाने लगती है जहां पर वो जा रही थी। उस एक्वेरियम में असल में ओवन और साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड मेल छुपे हुए थे, जिनको देखते ही तुरंत ही एली गन पॉइंट पर ले लेती है। वो दोनों भी एली को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हुए थे, पर वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों ने पहले एली को जिंदा छोड़ दिया था, इसीलिए एली को भी उन लोगों को जिंदा छोड़ देना चाहिए। एली भी इस पर मान गई थी, पर बदले में बस वो एबी की लोकेशन के बारे में जानना चाहती थी। ओवन तब एबी की लोकेशन के बारे में बताने के लिए मान गया था, पर चालाकी करते हुए वो पास में मौजूद गन उठाने की कोशिश करता है, जो देखकर एली तुरंत ही उसको शूट करके जान से मार देती है और ओवन के शरीर को चीरते हुए एली की गोली मेल के भी जा लगी थी। मेल उस समय पर प्रेग्नेंट थी और वो किसी भी हालत में अपनी और अपने बच्चे की जान बचाना चाहती थी। मेल तब एली को एक चाकू देते हुए उसके बच्चे को बाहर निकालने को बोलती है, क्योंकि इससे उसके बच्चे को बचाया जा सकता था। मगर एली इससे खुद भी काफी ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि उसको बार बार डीना के ख्याल आ रहे थे और वो इस काम को नहीं कर पाती। इसके थोड़ी ही देर बाद मेल की मौत हो गई और एली उसको देखकर बहुत जोर जोर से रोने लग गई। थोड़ी ही देर में वहाँ पर टॉमी भी एली को ढूंढते हुए पहुंच गया था, जो कि जैसे तैसे एली को संभालता है और अपने साथ किसी सेफ प्लेस की तरफ लेकर जाने लगता है। थोड़ी ही देर में वो लोग जेसी के साथ मिलकर उस थिएटर में वापस पहुंच गए थे, जहां पर उन लोगों ने डीना को छोड़ा था। मगर एली का मूड अभी सच में काफी ज्यादा खराब था और वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं कर रही थी। अब थोड़ी देर बाद एली जेसी के पास जाकर उससे माफी मांगती है और अभी के लिए वो वापस से जैक्सन सिटी जाना चाहती थी, क्योंकि अब उसको और ज्यादा खून खराबा बिल्कुल भी नहीं करना। वो दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से टॉमी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको किसी ने गोली मार दी थी। वो दोनों भी तब भागते हुए बाहर जाते हैं, पर बाहर जाते ही जेसी के भी काफी सारी गोलियां लगती हैं और वो मौके पर ही मारा जाता है। ये गोलियां कोई और नहीं बल्कि खुद एबी चला रही थी, क्योंकि उससे लग रहा था कि टॉमी और जेसी ने ही ओवन और मेल की जान ली है। एली उस समय पर एबी को सारी सच्चाई बता देती है और टॉमी की जान बख्शने को बोलती है, क्योंकि अब वो लोग किसी भी हालत में बस जैक्सन सिटी में वापस जाना चाहते थे और उन लोगों को बिल्कुल भी खून खराबा नहीं चाहिए था। मगर एली को वहां पर देखकर एबी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसे लग रहा था कि शायद उसे एली को जूल के साथ ही उस दिन खत्म कर देना चाहिए था।
क्योंकि उसके ऐसा करने से उसके दोस्त आज जिंदा होते। और यही सब सोचते हुए अभी तुरंत ही अपनी गन को एली की तरफ करके शूट कर देती है। मगर वो गोली एली के लगी या फिर नहीं लगी, और अब एली का क्या होगा, इसके बारे में हमें इस सीरीज के 3rd सीजन में जानने को मिलेगा। क्योंकि इस सीरीज का ये सीजन यहीं पर खत्म होता है और पता नहीं अब 3rd सीजन कब तक आएगा। और बाकी आप लोगों के हिसाब से आपको क्या लगता है, इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही इस बारे में भी जरूर बताना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी थी। मुझे तो उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना, और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।